जय हिंद। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जो अनुच्छेद 11 है इसके बारे में। देखिए, पिछले वाले हम लोग सेशन में चर्चा किए थे भाग दो कहाँ से शुरू हुआ था, तो भाग 2 5 से लेकर के 10 तक, यानी हम लोग कल के वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे। आज की इस सेशन में हम लोग अनुच्छेद 11 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 ये कहता है कि नागरिकता संबंधित कानून को बनाता है कौन चीज? तो बनाता है यहाँ पर संसद। तो बताइए, नागरिकता संबंधित कानून को कौन बनाएगा? तो हमारा संसद बनाएगा। अब संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। पहला को कहा गया लोकसभा, दूसरा को कहा गया राज्यसभा, तीसरा को कहा गया राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये मिल करके हमारा संसद बना है। यानी देखिए, तो हमारा संसद ही क्या करता है? नागरिकता संबंधित कानून को बनाता है। अब आप जानिए, नागरिकता संबंधित कानून को बना तो देता है संसद, पर ये लागू नहीं कर पाता है। यानी कानून बनाना संसद का काम है, लागू करना गृह मंत्रालय का काम है। तो बताइए, नागरिकता संबंधित कानून को लागू कौन करेगा? तो लागू करेगा हमारा गृह मंत्रालय, है कि नहीं? कानून को बनाएगा कौन? तो ये जो भारत के जो संसद है वो क्या करेगा? नागरिकता संबंधित कानून को बनाएगा। लागू कौन करेगा? तो गृह मंत्रालय करेगा। अब बताइए, गृह मंत्रालय अभी वर्तमान समय मानिए कि अभी गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री अभी वर्तमान समय में श्री अमित शाह जी हैं। तो देखिए, श्री अमित शाह जी क्या करेंगे कि नागरिकता संबंधित कानून को लागू किसी भी राज्य में आराम से ये कर सकते हैं। तो देखिए, कानून बनाएगा संसद, लागू करेंगे हमारे गृह मंत्री, यानी गृह मंत्रालय लागू करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। पहला लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये 3 अंग मिल करके हमारा संसद का निर्माण होता है। समझ में आया कि नहीं? वही हमारा संसद क्या करता है कि हमारा संसद ही नागरिकता संबंधित कानून को आराम से बनाता है। समझ में आया कि नहीं? लागू कौन करेगा? हमारा गृह मंत्रालय करेगा। अब बताइए, कभी कभी आप लोग सुने हैं कि एनआरसी या CAA का नाम सुने होंगे। ये क्या था बाबू? ये था सिटीजन्स एक्ट था, जो किसी भी स्टेट में लागू कर सकती थी हमारे गृह मंत्री। समझ में आया कि नहीं? तो CAA हो गया, NRC हो गया, इसको लाए थे। इस बिल को कहाँ पर लाया गया था? लोकसभा में लाया गया था, राज्यसभा में लाया गया था, और इसको भारी बहुमत से पास कराया गया कि नहीं? और इसको सौंप दिया गया किसको? तो गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। इन्होंने बहुत अलग अलग स्टेटों में NRC और CAA को लागू भी किया था। किया है कि नहीं किया है? तो देखिए, संसद नागरिकता संबंधित कानून को बनाता है और लागू कौन करता है? हमारा गृह मंत्रालय करता है। अब देखिए, कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि म्यांमार में शिया सुन्नी में ज़्यादातर झड़प हो जाता है या ज़्यादा विवाद हो जाता है। तो वहाँ की मिलिट्री पावर है या मिलिटेंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि शिया सुन्नी पर अत्याचार करने लगते हैं। इसलिए शिया सुन्नी भागे चलाता है भारत में, और भारत के जो पश्चिम बंगाल राज्य है वहाँ पर शरण ले लेता है। शरण का मतलब वहाँ पर जा करके बस जाता है, और बसने के बाद क्या ये जो जितना भी शरणार्थी जो आए, जो कि कहाँ से आए? म्यांमार से आए और पश्चिम बंगाल में आ गए, क्या भारत के नागरिक थे? तो ये भारत के नागरिक नहीं थे। ये अपने जान बचाने के वजह से, यानी जान बचाने के लिए ये म्यांमार से कहाँ भाग कर चला है? तो ये भारत में भाग के चला है। इसलिए इनको क्या बना दिया गया? शरणार्थी बना दिया गया। समझ में आया कि नहीं? तो क्या ये भारत के नागरिक कहलाएंगे? तो ये कभी भी भारत का नागरिक नहीं कहलाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो भारत के नागरिक कहलाने के लिए इनको भारत का नागरिकता दिखाना पड़ेगा। अगर इनके पास नागरिकता नहीं है तो क्या प्रूफ है कि आप भारत के नागरिक हैं, या आप किसी देश से या विदेशों से आकर के भारत में बस गए हैं? तो कौन सा प्रूफ है आपको? तो यहाँ पर प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आई प्राउड टू बी इंडियन, यानी हम क्या है? एक भारतीय हैं। तो आपको भारतीय होने का एक प्रूफ दिखाइएगा तब ना जी। और मान लीजिए कि आपका पूर्वज का ना वोटर ID कार्ड है, ना आपका आधार कार्ड है, और भी कि अलग अलग प्रूफ डॉक्यूमेंट कुछ सही नहीं है, तो हम आपको कैसे मान लेंगे कि आप भारतीय हैं? तो देखिए, शरणार्थी जब आता है तो आने के बाद अगर 10-20 साल अगर भारत में लगातार रह गया, तब तो ये भारत का नागरिक बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये शरणार्थी है, नागरिकता नहीं लिया और ये चुपचाप शरण लेकर के भारत में है, तो इसको कभी भी
गृह मंत्री क्या कर सकता है, अपने अधिकारियों के भेज करके और वहाँ पर जांच करवाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। अगर जिसका मान लीजिए कि जिसका डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट का वेरीफाई किया जाएगा, यानी उसको जांच किया जाएगा और जांच में अगर ये निकला कि ये भारत का नागरिक है, तब इन्हें भारत के किसी भी राज्य में रहने की अनुमति देता है हमारा ये गृह मंत्री। अब अगर वो आदमी के पास कोई प्रूफे नहीं रहेगा तो क्या इस आदमी को हम लोग कभी भी रखेंगे यहाँ पर कोई भी स्टेट में? नहीं। इसलिए गृह मंत्रालय उसको क्या कर देता है, शरणार्थी घोषित करके उसको सभी को निकाल देता है, यानी देश से बाहर कर देता है। समझ में आया कि नहीं? तो बताइए, नागरिकता संबंधित कानून को बनाएगा कौन? तो हमारा संसद। लागू कौन करेगा? तो हमारा गृह मंत्री लागू करेगा। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 को लाया गया था। ये कब आओ? तो देखिए, नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1955 में ये आया था। नागरिकता अधिनियम 1955 में तो ये कहा गया था कि इसके तहत भारत में अगर आपको नागरिकता लेना है तो आप 5 विधि का प्रयोग करके आप भारत में नागरिकता ले सकते हैं। यानी देखिए, भारत के नागरिकता लेना है, यानी भारत की नागरिकता लेना है तो 5 विधि से आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। और इसी अधिनियम में, यानी नागरिकता अधिनियम 1955 जो था, उसी अधिनियम में कहा गया कि अगर भारत की नागरिकता अगर समाप्त करना है तो 3 विधि से भारत की नागरिकता समाप्त किया जाएगा। तो बताइए, लेने के लिए कितना विधि की जरूरत है? तो 3 विधि की जरूरत है। लेने के लिए कितना विधि? लेने के लिए 5 विधि की जरूरत है और समाप्त करने के लिए 3 विधि की जरूरत है। तो बताइए, अगर आपको नागरिकता लेना है तब कितने विधि से आप ले सकते हैं? तो 5 विधि से ले सकते हैं। अगर भारत की नागरिकता समाप्त करना है तो आप कितने विधि से समाप्त कर दीजिएगा? तो ये 3 विधि से समाप्त कर दीजिएगा। तो लेने का प्रावधान कितना विधि से है? 5 विधि से है। और यहाँ पर समाप्त करने का प्रावधान कितना विधि से है? तो यहाँ पर 3 विधि से समाप्त कर दिया जाएगा। ये कहा गया है नागरिकता अधिनियम 1955 में। अब आप बताइए, भारत के जो नागरिकता है जो 5 विधि से लिया जाता है वो कौन कौन से 5 विधि है? तो देखिए, पहला विधि के हम लोग जानते हैं जन्म के आधार पर। क्या बहू? जन्म के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो देखिए, भारत के नागरिक जन्म के आधार पर बन सकते हैं, भारत के नागरिक वंश के आधार पर भी बन सकते हैं, और भारत का नागरिक पंजीकरण के आधार पर बन सकते हैं, और भारत का नागरिक आप देशीकरण विधि से भी आप भारत का नागरिक बन सकते हैं, और अर्जित भूमि के आधार पर भी भारत का नागरिक बनिएगा। तो देखिए, भारत के नागरिक बनने के लिए कितने विधि हैं? तो 5 विधि हैं। पहला, जन्म के आधार पर भारत का नागरिक बनिएगा। दूसरा, वंश के आधार पर भारत का नागरिक बनिएगा। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक बनिएगा। चौथा, देशीकरण के आधार पर भारत का नागरिक बनिएगा। और पांचवा, अर्जित भूमि के आधार पर क्या बनिएगा? भारत का नागरिक बनिएगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे मिलेगा आपको? यानी जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तो देखिए, जन्म के आधार पर, तनी सुनिएगा इस वाक्य को, जन्म के आधार पर कैसे आपको नागरिकता दिया जाएगा? तो देखिए, जन्म के आधार पर नागरिकता लेने के लिए सबसे पहले क्या मतलब कंडीशंस है कि संविधान लागू होने के बाद, यानी संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्मा वैसा नागरिक, यानी वैसा व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी जिनके माता पिता दोनों भारतीय हों। देखिए, इस वाक्य को पहले सुनिए। इस वाक्य में क्या कहा गया? जन्म के आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो जन्म के आधार पर नागरिकता लेना है तो क्या इस वाक्य को कहा गया? जरा इस सुनिए कि देखिए, संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्मा वैसा व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो जिनके माता पिता दोनों भारतीय हों। उनको क्या दिया जाता है बाबू? तो उनको नागरिकता दिया जाएगा भारत को। अब आप बताइए, संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। संविधान बन के तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 में, यानी बन के तैयार हो गया था। लेकिन इसको लागू कब कराया गया था? तो 26 जनवरी 1950। इसी दिन को हम लोग क्या हो गए? गणतंत्र हो गए, यानी गणतंत्र हो गए। और इसी दिन
को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यानी 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, इसी दिन हम लोग क्या मनाने लगे, गणतंत्र दिवस मनाने लगे। और 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ, इस दिन हम लोग स्वतंत्र हो गए, इसलिए इसी दिन यानी 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या लागू हुआ, संविधान, इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाए। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, इस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। समझ में आया कि नहीं? तो बता रहा है कि संविधान लागू होने के बाद, यानी संविधान लागू होने के बाद यहाँ पर भारत में जन्मा वैसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दिया जाएगा जिसके माता पिता में से दोनों भारतीय होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर माता पिता में से अगर दोनों हो जाएंगे ना भारतीय, तो उनको नागरिकता दी जाएगी। ये कहाँ पर कहा गया है, तो ये कहा गया है जन्म के आधार पर ही कहा गया है, यानी माता पिता दोनों आपको भारतीय होना चाहिए। अब मान लीजिए कि माता पिता में से दोनों अगर भारतीय नहीं है, तो भारत की नागरिकता आपको कभी मिलने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो ये जन्म के आधार पर। अब आप बताइए, हम सभी लोग क्या हैं, हम सभी लोग का मम्मी पापा क्या हैं, तो हम सभी लोग का मम्मी पापा मतलब क्या चीज़ है, तो भारतीय है, यानी मम्मी भी भारतीय और पापा भी भारतीय, इसलिए हम सभी लोग को इसी विधि द्वारा हम लोग को नागरिकता दिया गया है। यानी देखिए जन्म के आधार पर हम सभी को नागरिकता दिया गया है, यानी इसी विधि का प्रयोग करके हम सभी का नागरिकता दिया गया है। हम लोग का मम्मी भी भारतीय और पापा भी भारतीय, तो हम लोग का मम्मी पापा दोनों भारतीय, तो भारत के नागरिक हम लोग कहलाने लगेंगे। यानी भारत की नागरिकता हम लोग के पास है, हम लोग किसी भी राज्य में जाकर के घूम सकते हैं, वहाँ दुकान कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, है कि नहीं, वहाँ नौकरी कर सकते हैं, बड़ा बड़ा ट्रेड कर सकते हैं, जो करने का मन है। हम लोग भारतीय है तो हम लोग किसी भी राज्य में जाकर के कुछ भी करेंगे, सरकार की हैसियत नहीं है कि वो बोल देगा। समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम लोग के पास क्या है, भारत की नागरिकता है, यानी मम्मी भी हम लोग के भारतीय और पापा भी हम लोग के भारतीय। अगला देखिए, वंश के आधार पर भारत में नागरिकता कैसे दी जाती है। तो देखिए वंश के आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या तरीका है, समझिएगा। यानी देखिए विदेश में आप जन्म लिए हैं, यानी देखिए वंश के आधार पर बता रहे हैं, अगर आपका जन्म विदेश में हुआ है कोई बात नहीं है, विदेश में हो गया आपका जन्म कोई बात नहीं है, लेकिन विदेश में आपका जन्म लिए हैं, माने जन्म लिए हैं और माता पिता में से दोनों, अगर मान लीजिए कि माता पिता में से कोई एक अगर भारतीय है तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। देखिए मान लीजिए कि आपका मम्मी है, मान लीजिए कि पाकिस्तान का है और पापा आपके कहाँ का है, तो हिंदुस्तान का है। तो देखिए पापा आपका हिंदुस्तान का है और मम्मी आपका पाकिस्तान का है, तो मान लीजिए कि आपका जन्म जा करके पाकिस्तान में हुआ, इंडिया को छोड़ चुके आप चल गए कहाँ, पाकिस्तान में। मान लीजिए कि मम्मी का नैहर है कि नहीं, मम्मी का नैहर गए और मम्मी का नैहर में ही आपका जन्म हो गया, यानी पाकिस्तान में आपका जन्म हुआ। जैसे ही आपका जन्म हुआ पाकिस्तान में, तो क्या आपकी जो लड़का जन्म लिया पाकिस्तान में, क्या उस लड़का के भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा क्या? तो कभी समाप्त नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि देखिए माँ तो यहाँ पर क्या है, पाकिस्तानी है, लेकिन पिताजी क्या चीज़ है, हिंदुस्तानी है। अरे मम्मी पापा में से दोनों कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो मम्मी इंडियन हो सकते हैं और पापा पाकिस्तानी, या पापा मने क्या हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं इंडियन और मम्मी पाकिस्तानी, तो कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए जो मतलब कि इनसे गर्भ से जन्मेगा, मान लीजिए कि हिंदुस्तानी है क्यों जी उनके पापा, और मान लीजिए कि पाकिस्तानी उनकी माँ है, तो पाकिस्तानी माँ से अगर जन्म लेंगे, मान लीजिए पाकिस्तानी माँ से जन्म लिए और इनका जन्म कहाँ हुआ, पाकिस्तान में, और जो इनसे संतान उत्पन्न होगा उसको नागरिकता भारत को दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? भला ही आपका जन्म हुआ पाकिस्तान में, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं। क्यों? क्योंकि आपका पापा हिंदुस्तानी है, इसलिए कहा जाएगा कि इस कंडीशंस में आपको क्या दिया जाएगा, भारत की नागरिकता दी जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए भारत की नागरिकता कैसे दी जाती है, यानी देखिए विदेश में आप जन्म लिए हैं कोई बात नहीं है, यानी विदेश में जन्म लेने वाले वैसे व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, यानी दोनों भारतीय, मान लीजिए दोनों भारतीय हो तब तो यहाँ पर और आसानी से दिया जाएगा। और माता पिता में से दोनों अगर भारतीय नहीं हो तो क्या आपको नागरिकता दी जाएगी? नहीं। अगर दोनों भारतीय हैं तब तो दे देगा,
अब दोनों भारतीय नहीं रहिएगा तो देंगे नहीं, लेकिन माता पिता में से दोनों में से कोई एक अगर भारतीय है तभी भी आपको नागरिकता भारत का दे जाएगा। तो देखिए वंश के आधार पर क्या चीज हुआ, यानी वंश के आधार पर आप इस वाक्य को सुनिए कि विदेश में जन्म लेने वाले वैसे व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। समझ में है कि नहीं, उसको क्या दिया जाएगा, भारत का नागरिकता दिया जाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं कि देखिए जैसे सानिया मिर्जा को हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। सानिया मिर्जा को क्या करते हैं, उदाहरण लेते हैं। तो सानिया मिर्जा है क्या चीज, हिंदुस्तानी। सानिया मिर्जा है क्या चीज, हिंदुस्तानी, और शादी कर लिया है ये शोएब अख्तर से, यानी पाकिस्तान की खिलाड़ी है शोएब अख्तर, उनसे ये क्या कर लिए हैं, शादी कर लिए हैं। तो शादी कर लिए हैं तो बताइए जो सानिया के गर्भ से जो संतान जन्म लेगा, चाहे लड़का जन्म ले या लड़की जन्म ले, तो जो सानिया के जो लड़का जन्म लिया और मान लीजिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ, पाकिस्तान में, मान लीजिए कि सानिया के गर्भ से लड़का जन्म लिया पाकिस्तान में, तो क्या इस लड़का को, जो सानिया का लड़का हुआ, तो क्या सानिया का लड़का को हिंदुस्तान की नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, तो दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, क्योंकि देखिए पापा इनका पाकिस्तान का हो गए और इनका मम्मी कहाँ का हो गए, तो हिंदुस्तान का हो गए। तो क्या कहा है इसमें कि देखिए इसमें कहा कि विदेश में जन्म लेने वाले वैसे व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी जिसमें मम्मी पापा में से दोनों कोई एक भारत का नागरिक हो। तो देखिए ना, सानिया एक भारत का नागरिक है कि नहीं है, भला ही पापा पाकिस्तानी है लेकिन सानिया क्या है, हिंदुस्तानी है। इसलिए इनको अगर जन्म मान लीजिए कि सानिया का बेटा का जन्म हुआ पाकिस्तान में, तो क्या सानिया का बेटा का मतलब कि नागरिकता भारत का दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, तो आसानी से दी जाएगी। क्यों दी जाएगी कि सानिया है हिंदुस्तान का लड़का, समझ गए, हिंदुस्तान की लड़की है, सानिया क्या है, हिंदुस्तान का लड़की है, इसलिए इनको क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा इनका लड़का का। समझ में आया कि नहीं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सानिया ब्याह किया, मतलब ब्याह करना था सानिया को तो पाकिस्तान में मतलब कि एक देश था, है कि नहीं, अंतकिस्तान तो देश है, अरे पाकिस्तान उसको नहीं कहिए, अंतकिस्तान देश कहिए। हम लोग को लगता है कि जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और ये दुश्मन देश के वहाँ के नागरिक से सानिया शादी कर ली, बहुत यहाँ पर घिनौना हरकत की है, यहाँ पर बहुत घिनौना हरकत। यहाँ पर उसको भारत में क्या देखिए ना, एक से एक फिल्म जगत के एक से एक महान क्या हैं, एक्टर हैं, है कि नहीं, हमारे क्रिकेटर हैं। माने भारत में क्या माने लड़का की कमी था या भारत के लड़का के दिमाग खैले था, समझ में आया कि नहीं। ये ससुरी के समझ में नहीं आया कि सानिया मिर्जा ये माने जा करके ये पाकिस्तान में शादी क्यों कर ली। यहाँ पर हिंदुस्तान का यहाँ पर लड़का इसको पसंद नहीं आया क्या। हिंदुस्तान में एक से एक क्रिकेटर इतना महान है, हिंदुस्तान में इतना बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इतना बड़े बड़े हीरो है, ससुरी की इनको शादी कर लेनी चाहिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े एक्टर से या तो खिलाड़ी से कर लेना चाहिए। ये ससुरी जा करके अंतकिस्तान के जो नागरिक था ना, जिसको हम लोग पाकिस्तान का नागरिक शोएब अख्तर कहते हैं, ससुरा यहाँ पर जा करके शादी कर लिया यहाँ पर सानिया मिर्जा। हम लोग कभी कभी सानिया मिर्जा को देखते हैं तो हम लोग को इतना खराब लगता है ना कि ससुरी की इसको मिला था नहीं, हिंदुस्तानी लड़का मिला था नहीं, हिंदुस्तान का लड़का से अगर शादी करता ना तो भारतीय जो सीना था ना वो गर्व से चौड़ा हो जाता। ससुरा हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि पाकिस्तान से शादी कर ले सानिया मिर्जा, ससुरा हम लोग को कुछ बोलियो नहीं निकलता है। क्यों, क्योंकि बोलने का लायक छोड़ भी नहीं किया है सानिया मिर्जा। समझ में आएगी, इस ससुरी के समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान ने इसको पोस पाल करके बड़ा किया, इसको बहू वहाँ तक पहुँचा दिया जो कल्पना भी सानिया मिर्जा नहीं की होगी। और हिंदुस्तान के बदौलत इस टेनिस खिलाड़ी का मतलब टेनिस खिलाड़ी में ये पहचान बना ली हिंदुस्तान के वजह से। और ससुरी पाकिस्तान में चली गई, पाकिस्तान के नागरिक से यानी अंतकिस्तानियों से शादी कर लिया। ऐसे सानिया मिर्जा पर घिनौनी हरकत में हम लोग को क्या आती है, घृणा आती है, घृणा। समझ में आ गई। ससुरी तुमको शादी करना था हिंदुस्तान के कोई एक्टर से, हीरो से कर लेता है, यहाँ पर कितना तुमका मान सम्मान बढ़ जाता है इंडिया में। तू जा करके पाकिस्तान से शादी कर ली। खैर छोड़िए, ये अपना अपना मन है, अपना अपना तौर तरीका है, जहाँ जिसको मन बुझाता है वहाँ शादी कर लेती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था सानिया मिर्जा को। चलिए, तो वंश के आधार पर आप समझ गए। अब हम लोग समझते हैं पंजीकरण विधि के आधार पर। देखिए, पंजीकरण विधि के आधार पर मतलब भारत की नागरिकता कैसे ली जाती है। देखिए, इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों के जितने भी नागरिक होंगे, यानी राष्ट्रमंडल देश के जितने भी लोग होंगे
उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। बाबू राष्ट्रमंडल देश कहते किसको हैं, पहले ये समझिएगा। तो देखिए इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल के जितने देश होंगे, यानी राष्ट्रमंडल में जितने देश होंगे, चाहेंगे तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए कहिएगा कि सर राष्ट्रमंडल देश कहते किसको हैं। देखिए राष्ट्रमंडल देश उसको कहते हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। तो बताइए राष्ट्रमंडल देश किसको कहते हैं? यानी देखिए दुनिया का वैसा देश जो मतलब ब्रिटेन का गुलाम था उसको कहते हैं राष्ट्रमंडल देश, यानी राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। अभी तक ये 53 गो देश ऐसा है जो राष्ट्रमंडल का सदस्य है, यानी 53 को ब्रिटेन ने क्या किया था, ब्रिटेन ने क्या किया था कि इसको वो गुलाम बनाया था। यानी 53 देशों में शासन करने वाला एकलौता देश था जिसका नाम था ब्रिटेन। तो देखिए 53 देश बाबू राष्ट्रमंडल का क्या है, बाबू सदस्य है। तो बताइए आप बताइएगा कि राष्ट्रमंडल देश कहते किसको है? यानी ब्रिटेन के कभी न कभी गुलाम रहने वाले देशों को हम लोग राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। जैसे भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा था, अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रहा था। तो आप कहिएगा कि सर तो अमेरिका राष्ट्रमंडल देश का सदस्य है क्या? तो अमेरिका राष्ट्रमंडल देश की सदस्यता लिया ही नहीं है। देखिए गुलाम था, मानते हैं अमेरिका गुलाम था ब्रिटेन का, लेकिन इन्होंने राष्ट्रमंडल देश की सदस्यता नहीं ली। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर राष्ट्रमंडल देश की मान लीजिए सदस्यता लेती तो ये भी कहलाता, अमेरिका भी राष्ट्रमंडल देश का सदस्य कहलाता, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। तो अमेरिका क्या ब्रिटेन का गुलाम था कि नहीं था? तो था, लेकिन राष्ट्रमंडल देश का सदस्य बना नहीं। तो बताइए राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है? तो 53। राष्ट्रमंडल देश का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन। और राष्ट्रमंडल देश का जो अध्यक्ष है वो कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय, है ना। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? तो प्रिंसेस को, मतलब कि चार्ल्स प्रिंसेस को इन्होंने क्या किया था? अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। समझ में आया कि नहीं? तो राष्ट्रमंडल आप समझे कि राष्ट्रमंडल कहते हैं किसको है। यानी देखिए दुनिया का वैसा देश जो कभी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था उसको राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। समझ में आएगी? तो देखिए राष्ट्रमंडल देशों के सभी नागरिकों को क्या दिया जाएगा? भारत की नागरिकता दी जाएगी, यानी भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसके लिए शर्त है। क्या शर्त है बाबू? तो कम से कम उनको 5 सालों तक लगातार भारत में रहना होगा। यानी देखिए राष्ट्रमंडल देश के नागरिक है कोई बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रमंडल देश के नागरिक है तो लगातार आप 5 सालों तक यानी भारत में रहिए। अगर 5 सालों तक लगातार आप भारत में रह गए तो आपको क्या दिया जाएगा? यानी भारत की नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं और राष्ट्रमंडल देश का सदस्य हैं, यानी राष्ट्रमंडल देश का नागरिक मान लीजिए कि सदस्य है, और अगर चाहिएगा कि हम भारत का नागरिकता ले लें तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस कंडीशंस में आपको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। इसके लिए क्या शर्त है कि राष्ट्रमंडल देश का आप सदस्य है कोई बात नहीं है, लेकिन भारत में आप 5 सालों तक लगातार रहिए, तभी तो विश्वास हो जाएगा भारत को कि नहीं ये नागरिक भारत के लिए बहुत अच्छा मतलब है और ये लगातार 5 सालों तक भारत को सेवा दे रहा है, तभी आपको क्या दिया जाएगा? भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब हम लोग समझते हैं देशीकरण विधि द्वारा कैसे भारत की नागरिकता दी जाती है। देखिए देशीकरण विधि द्वारा भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है इसको समझेंगे। देखिए इस विधि के द्वारा राष्ट्रमंडल देशों के छोड़कर, यानी राष्ट्रमंडल देश को छोड़ दीजिए, जो 53 जो राष्ट्रमंडल देश है इसको अब छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा ना तो कोई बात नहीं होगा। तो राष्ट्रमंडल देशों को छोड़ करके बाकी अन्य देशों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति को भारत में या तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए, या तो विज्ञान के क्षेत्र में उनको ज्ञान होना चाहिए, या तो कला के क्षेत्र में उनको ज्ञान होना चाहिए। अगर इन सभी का ज्ञान अगर रहेगा, और इसके अलावे भी ये समझिए कि देखिए भाषा का भी ज्ञान हो गया, विज्ञान का भी ज्ञान हो गया, कला का भी ज्ञान हो गया, और ऐसे व्यक्ति को नागरिकता तो दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कम से कम भारत में आपको 10 सालों तक रहना पड़ेगा। देखिए यानी राष्ट्रमंडल देशों के छोड़कर बाकी सभी देशों के नागरिकों को यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशंस है? उसके लिए है कि उसको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, कला का ज्ञान होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ों का ज्ञान है तो आपको नागरिकता क्या दे दिया जाएगा? नहीं बाबुआ, नागरिकता आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा?
और भी कहा कि अगर इन 3 चीज़ों के अलावा भी अगर आप भारत में लगातार 10 सालों तक अगर रहते हैं तभी आपको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो भारत के नागरिकता नहीं दिया जाएगा। तो समझिए, राष्ट्रमंडल देशों को छोड़ करके बाकी सभी देशों के नागरिक भारत की नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन इनको कला के क्षेत्र में नॉलेज हो, विज्ञान के क्षेत्र में नॉलेज हो, भाषा के क्षेत्र में नॉलेज हो और कम से कम ये 10 सालों तक भारत में रहे हो, तभी आपको क्या दिया जाएगा, यानी भारत की नागरिकता दिया जाएगा, अन्यथा आपको भारत की नागरिकता नहीं दिया जाएगा। तो ये हुआ देशीकरण विधि। अब हम लोग समझते हैं अर्जित भूमि के आधार पर कैसे आपको नागरिकता दिया जाता है भारत में। तो देखिए अर्जित भूमि के आधार पर आपको कैसे भारत की नागरिकता दिया जाएगा। तो समझिएगा, यदि भारत में किसी विदेशी, यानी भारत ने किसी विदेशी भूमि को मान लीजिए कि क्या कर लिया, यानी अपने अंडर में कर लिया, तो उस मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत मान लीजिए कि किसी विदेशियों को शामिल कर लिया, यानी अपने देश में शामिल कर लिया, तो जिस विदेशी देशों को भारत में शामिल किया गया उस विदेशी देशों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? क्योंकि वो विदेश अब नहीं रहा, वो हमारा देश का एक अंग बन गया, इसलिए वहाँ के नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। जैसे सिक्किम एक स्वतंत्र देश था, लेकिन 16 मई 1975 को भारत का जैसे अंग बने तो ये सिक्किम देश न होकर के सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया और यहाँ के जितना भी निवासी था सिक्किम के, वो क्या कहला गया, भारत के नागरिक कहला गया, यानी इनको स्वयं से ही भारत की नागरिकता दे दी गई। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, अर्जित भूमि के आधार पर हुआ कि नहीं? क्या हमारा सिक्किम क्या हमारा अपना भूमि था? नहीं ना था। वो क्या किए कि हम लोग क्या किए, उसको मतलब अपने अंडर में कर लिए, यानी अर्जित भूमि जिसको ना कहते हैं कि अगर कब्जा लेना होता है तो हम लोग क्या कहे हैं, हम लोग कब्जा लिए हैं किसको, सिक्किम को। तो अर्जित भूमि के आधार पर क्या दिया जाएगा, आपको नागरिकता दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो अर्जित भूमि पर जिस विदेशी देशों को आप अपने अंदर में किए हैं उस विदेशी नागरिकों को आप भारत की नागरिकता देंगे, तभी यहाँ पर कहा गया है। तो समझ में आया कि नहीं? तो इन सभी को क्या दिया जाएगा, यानी भारत की नागरिकता दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब आप बताइए, 16 मई 1975 को तो हम लोग सिक्किम को किए थे कब्जा। अब सिक्किम को हम लोग कब्जा किए थे तो क्या यहाँ के नागरिक भारत का नागरिक कहलाया कि नहीं कहलाया? तो कहलाया था। तो यहाँ के नागरिकों को हम लोग क्या किए हैं, माने हम लोग भारत का नागरिक हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग अर्जित भूमि के आधार पर हम लोग क्या किए, सिक्किम को अपने अंडर में किए, तो सिक्किम के सारे लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। इसी को कहा जाता है अर्जित भूमि के आधार पर भारत में नागरिकता। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, ओवरसीज नागरिकता क्या होता है। देखिए, ओवरसीज नागरिकता को समझिए। देखिए, हम लोग पांच चीज़ों के, यानी 5 विधि से जो नागरिकता मिला हम लोग को, यानी 5 विधि से, उसको तो समझ गए। अब हम लोग समझेंगे ओवरसीज नागरिकता। यानी ओवरसीज नागरिकता क्या होता है, पहले इसको भी समझिए। देखिए, ये उन भारतीयों को दिया जाता है जो अब तक भारत को छोड़ चुके हैं। अब तो क्या छोड़े हैं बाबू, भारत को छोड़ चुके हैं। यानी देखिए, ये उन भारतीयों को नागरिकता दी जाती है, यानी ओवरसीज नागरिकता उन भारतीयों को दी जाती है जो अब तक भारत को छोड़ चुके हैं, लेकिन भारत के प्रति अच्छी सोच रखते हैं। और ये अगर मान लीजिए कि आप ये समझिए कि देखिए, उन भारतीयों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो अब तक भारत को छोड़ चुके हैं, यानी भारत देश को छोड़ दिए हैं, लेकिन मान लीजिए भारत को छोड़ करके किसी भी देश में चल गए हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत को छोड़ करके ये चल गए अमेरिका में, लेकिन भारत के प्रति अच्छा सोच रखते हो, इनका अच्छा विचार है, अच्छा सोच है, तब क्या इनको भारत की नागरिकता दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? तब इनको दिया जाएगा। यानी देखिए, अच्छा सोच बेचारा क्या है, हमारा देश तो छोड़ दिया कोई बात नहीं है, लेकिन भारत के लिए ममता, दया, मोह किनको है? अभी भी उस व्यक्ति को है। तब क्या दिया, तब क्या करेगा कि भारत उस स्थिति में इसको नागरिकता ग्रहण करा सकता है, यानी भारत की नागरिकता दे सकता है। लेकिन और भी कुछ कंडीशंस है। इसको देखिए, मान लीजिए कि ये भारत को छोड़ दिया और भारत के प्रति अच्छा सोच, विचार, दया, भाव रखा, तभी भी इसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और उस कंडीशंस में इसको भारत का नागरिकता तो प्राप्त हो गया,
लेकिन इसको बिना वीज़ा और पासपोर्ट को भारत में आना होगा। यानी देखिए, न इनको वीज़ा मांगा जाएगा, जब ये भारत आना चाहेंगे तो न ये वीज़ा देंगे, न ये पासपोर्ट दिखाएंगे, न ये पहचान दिखाएंगे, कुछ नहीं दिखाएंगे इनको। मतलब कि भारत में आने के लिए क्या हो जाएगा, इनको स्वागत हमेशा भारत करेगा। क्यों? क्योंकि ये भारत के बारे में अच्छा सोचते हैं, भारत के लिए इनके मन में भाव है। अच्छा, अब आप बताइए बाबू, अपने देश छोड़ देने से क्या हमारा भारतीय का, जो हर भारतीय का जो राष्ट्रीयता की भावना है, क्या वो भूल जाएंगे हम लोग? नहीं भूलेंगे। हम लोग को भला ही हम लोग का रोजगार काम कुछ मिल जाएगा अगर मान लीजिए कि विदेश में, तो क्या हम लोग भारतीयता की, राष्ट्रीयता की भावना को भूल जाएंगे? कभी नहीं भूलेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जाती है और उनको बिना वीज़ा पासपोर्ट, कोई वीज़ा और पासपोर्ट आपको दिखाना नहीं है, आप भारत में आ सकते हैं। लेकिन भारत में आप मतदान नहीं कीजिएगा। देखिए, नागरिक होते हुए भी आप भारत में मतदान नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं करिएगा? तनी समझिए। बिना वीज़ा पासपोर्ट को भी आपको भारत सरकार बुला लिया, तो देखिए, बिना वीज़ा पासपोर्ट को भी भारत सरकार बुला लिया यहाँ पर। और आपको देखिए, आप भारत के प्रति अच्छा सोचते हैं, अच्छा सलाह देते हैं सरकारों को, अच्छा गवर्नमेंट के प्रति सोचते हैं, हमारे देश के प्रति सोचते हैं, तो आपको भारत की नागरिकता भी प्राप्त हो गया। तो आप काहे वोट नहीं करते हैं? तो देखिए भाव, इस कंडीशंस में ये नागरिक को वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। यानी नागरिक है तो क्या हुआ, लेकिन वोट आप नहीं कर सकते हैं। बिना वीज़ा पासपोर्ट को हम आपको बुला भी सकते हैं और भारत का नागरिकता भी दे सकते हैं, लेकिन आप वोट नहीं कीजिएगा। यानी नेता मंत्री का चुनाव होगा, या सरपंच का, या मुखिया का, या विधायक का, या मान लीजिए एमएलए एमपी का चुनाव होगा, उस कंडीशंस में आप क्या नहीं दीजिएगा, यानी वोट आप नहीं दे सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब आप बताइए, तो नागरिकता ग्रहण तो करा दिए, लेकिन नागरिकता ग्रहण करने के बावजूद भी आपको क्या नहीं दिया जाएगा, यानी वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये था आपको ओवरसीज नागरिकता। अब देखिए, नागरिकता संबंधित कितने संशोधन हुए हैं? तो 3 संशोधन हुए हैं। अब तक नागरिकता में कितने संशोधन किए गए हैं? तो अब तक 3 संशोधन किया गया है। पहला संशोधन जो हुआ था 1986 में हुआ था, पहला संशोधन नागरिकता संबंधित, तो 1986 में। दूसरा नागरिकता संबंधित संशोधन तो 1992 में। और तीसरा नागरिकता संबंधित संशोधन कब हुआ था? तो 2005 में। तो ये सब मतलब जो नागरिकता संबंधित संशोधन था, ये किया गया था, ये भारत के संसद ने इसको क्या किया था, संशोधित किया था। तो बताइए, पहला संशोधन 1986, दूसरा संशोधन 1992 और तीसरा वो 2005। तो देखिए, पहला नागरिकता संशोधन 1986, दूसरा नागरिकता संशोधन यहाँ पर हुआ 1992 और तीसरा नागरिकता संशोधन हुआ 2005 को। अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इसके बारे में और भी मतलब चर्चा करेंगे। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।